हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल के बारे में। और बायोमोलिक्यूल के अंदर अब तक आपने ये देखा कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट होता है, किस तरीके से प्रोटीन होता है, और लिपिड की जो बच्चों बात है वो अपने यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है। लिपिड में हमने कहा था कि साहब लिपिड जो है वो बच्चों हुआ करती है फैटी एसिड के रूप में। और फैटी एसिड का जो बच्चों फार्मूला है वो होता है RCOH। इसके अलावा जो बच्चों अपने पास में फैट है, लिपिड है, वो बच्चों हो सकती है ग्लिसरॉल के फॉर्म में। ग्लिसरॉल जो है वो बच्चों ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी। और किस तरीके से जो बच्चों ग्लिसरॉल है वो फैटी एसिड के साथ मिलकर ग्लिसराइड बनाता है, वो बच्चों बात भी हमने कर ली थी लास्ट लेक्चर में। उसमें हम लोगों ने बच्चों मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड की बात कर ली थी। आज बच्चों हम पढ़ते हैं ट्राईग्लिसराइड, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एनसीईआरटी में है। देखिए, तो चर्चा अपन यहां पे करते हैं। ट्राईग्लिसराइड के बारे में, ट्राईग्लिसराइड के बारे में देखो। ट्राईग्लिसराइड जो है बच्चों, ट्राईग्लिसराइड में हम यहां पे कह सकते हैं कि साहब जब बच्चों एक जो ग्लिसरॉल है, ये एक ग्लिसरॉल क्रिया करता है 3 फैटी एसिड के साथ में, 3 फैटी एसिड के साथ में। तो जब बच्चों एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड के साथ क्रिया करता है तब जाके हम कह सकते हैं निर्माण होता है ट्राईग्लिसराइड का, ट्राईग्लिसराइड का। तो बच्चों ट्राईग्लिसराइड कैसे बनता है? जब एक ग्लिसरॉल के साथ में 3 फैटी एसिड जुड़ते हैं। बच्चों आपको पता है ग्लिसरॉल जो है वो होता है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, और ग्लिसरॉल के साथ में जो ज्यादा से ज्यादा फैटी एसिड जुड़ सकते हैं वो बच्चों 3 ही जुड़ सकते हैं। ग्लिसरॉल के साथ में 1, 2 या 3, अधिकतम 3 फैटी एसिड जुड़ सकते हैं। बच्चों मेनली अपन देखें एग्जाम में तो काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ट्राईग्लिसराइड का निर्माण किससे होता है। और बच्चों ऑप्शन में देता है एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, या 3 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, या 2 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड। तो बच्चों याद रखना ट्राईग्लिसराइड के अंदर ग्लिसरॉल तो एक ही होता है, हाँ उस ग्लिसरॉल के साथ में क्रिया करने वाले जो फैटी एसिड है वो बच्चों कितने होते हैं? 3 हुआ करते हैं। तो हम यहां देख सकते हैं जैसे ये बच्चों यहां पर है अपने पास में ग्लिसरॉल, और इस ग्लिसरॉल के साथ में क्रिया करते हैं फैटी एसिड। आपको बनाना है ट्राईग्लिसराइड, अर्थात यहां पे फैटी एसिड 3 होते हैं। फैटी एसिड क्या होता है? RCOH। ये दूसरा फैटी एसिड। ये बच्चों फैटी एसिड समान भी होते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया R1, R2, मतलब कोई दूसरा फैटी एसिड है, COOH। हालांकि बच्चों ये भी हो सकता है कि सारे फैटी एसिड एक समान है, कैसे भी संभावना बन सकती है। ये बच्चों यहाँ पे है तीसरा फैटी एसिड RCOOH। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा? एस्टर बंध का निर्माण होगा, एस्टर बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। इस ग्लिसरॉल में से हाइड्रोजन और बच्चों फैटी एसिड में से OH ये क्रिया कर लेते हैं, और जल के अणु का बच्चों क्या होता है? यहां से निष्कासन हो जाता है इस तरीके से कंडीशन अपने सामने आती है। चलिए, तो देखो बच्चों
जब इस एक ग्लिसरॉल के साथ में, जब यहां पर एक ग्लिसरॉल के साथ में बच्चों 3 फैटी एसिड्स जुड़ते हैं, तब जाके बच्चों ऐसी संरचना बनती है -3H2O। देखो बच्चों यहाँ पे जितने फैटी एसिड जुड़ते हैं उतने ही जल बाहर निकल जाते हैं। बच्चों 3 फैटी एसिड जुड़े अर्थात जल के 3 अणु यहाँ से बाहर निकल गए, तो क्या बन गया इस तरीके से CH2O, CH2O, उसके बाद में OC, तो CO R1। फिर बच्चों यहाँ पे आता है CHOC, ये बच्चों यहाँ पे क्या है R2, उसके बाद में CH2OCOR3। तो देखो बच्चों इस प्रकार से निर्माण किसका हो गया, ट्राइग्लिसराइड का। ये है ट्राइग्लिसराइड, अर्थात बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का निर्माण जब होगा तो बच्चों यहाँ पे 3 जल के अणु बाहर निकलते हैं और एक ग्लिसरॉल जो है ये बच्चों क्रिया करता है 3 फैटी एसिड के साथ में। ये बच्चों यहाँ पे क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड बन गया। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बच्चों ये आती है कि नंबर ऑफ फैटी एसिड यहाँ पर 3 होंगे और नंबर ऑफ ग्लिसरॉल तो एक ही यहाँ पे होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद में आगे अगर अपन यहाँ पे कंडीशन देखें तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि जो फैटी एसिड है, थोड़ी सी बच्चों इसकी बात अपन और कर लेते हैं। ये जो फैटी एसिड है जिसका बच्चों फॉर्मूला हुआ करता है RCOH, ये बच्चों फॉर्मूला किसका है, फैटी एसिड का फॉर्मूला है। बच्चों फैटी एसिड जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, अर्थात फैटी एसिड 2 प्रकार के हुआ करते हैं। फैटी एसिड का जो बच्चों पहला प्रकार यहाँ पे है वो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, बोले तो संतृप्त वसीय अम्ल। ये बच्चों क्या है, यहाँ पर संतृप्त वसीय अम्ल है, ये बच्चों यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड है। उसके बाद में दूसरे प्रकार का जो वसीय अम्ल है वो बच्चों होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बोले तो असंतृप्त वसीय अम्ल। तो बच्चों वसीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। हाँ जी बच्चों, संतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं, यहां से अपनी बात अपन शुरू करते हैं। बच्चों याद रखना, संतृप्त वसीय अम्ल जो है इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन जो है, इस बच्चों कार्बन की संयोजकता, इसमें कार्बन की संयोजकता जो वैलेंसी होती है यह संतृप्त होती है। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि संतृप्त वसीय अम्ल में कार्बन की जो संयोजकता है वो संतृप्त होती है, अर्थात इसमें
सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं, अर्थात इसमें सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बच्चों क्या होते हैं, इनमें अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बच्चों ये है असंतृप्त वसीय अम्ल। इसमें क्या होता है कि साहब कार्बन जो है वो बच्चों संतृप्त नहीं होता। जैसे कार्बन की बच्चों 4 वैलेंसी तो होती है, लेकिन बच्चों यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी के ऊपर अलग अलग परमाणु नहीं होते, बल्कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साहब इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन की संयोजकता संतृप्त नहीं होती। कुछ बच्चे सोचते हैं कि कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं होती। बच्चों कार्बन की संयोजकता तो 4 है, वो तो पूरी होगी होगी, उसके बिना तो काम कैसे चलेगा। कार्बन की संयोजकता पूरी होना वो अलग बात है, और कार्बन की संयोजकता संतृप्त होना वो अलग बात है। कार्बन की जो बच्चों वैलेंसी है वो तो यहां पर भी 4 ही होगी, वो तो यहां पर भी पूरी होगी, लेकिन बच्चों पूरी होने के बाद संतृप्त नहीं हो पाती। अर्थात इसमें कहीं ना कहीं इसमें डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स जो है पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये बच्चों किसकी बात है, संतृप्त वसा की बात है, सॉरी ये बात है असंतृप्त वसा की। बच्चों याद रखना संतृप्त वसा जो है उसमें डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते बच्चों, उसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही है। संतृप्त वसा की हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बच्चों संतृप्त वसा तो हमारे शरीर में अपने आप ही बन जाया करती है। तो मैं कह सकता हूं कि साहब ये जो संतृप्त वसा है, यह संतृप्त वसा शरीर में स्वतः ही अपने आप ही शरीर में स्वतः ही अपने आप ही संश्लेषित हो जाती है, अपने आप ही संश्लेषित हो जाती है। अतः ये शरीर हेतु आवश्यक होती है। अगर बच्चों बात करते हैं अपन असंतृप्त वसा की, तो साहब ये जो है ये बच्चों शरीर में नहीं बन पाती, शरीर में संश्लेषित नहीं होती। अतः ये शरीर हेतु उपयोगी है, यह शरीर हेतु आवश्यक है। क्योंकि साहब ये अंदर से नहीं बनती, तो आपको यह वसा बाहर से लेनी पड़ती है। आगे देखते हैं बच्चों, संतृप्त वसा जो है ये बच्चों कमरे के तापमान पर ठोस होती है, और जो असंतृप्त वसा है ये बच्चों कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये कमरे के ताप पर ठोस होती है, जबकि जो असंतृप्त वसा है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो बच्चों, इस प्रकार से अपने पास में ये वसा है। आगे बात अपन ये करते हैं कि साहब संतृप्त वसा जो होती है ये बच्चों संतृप्त वसा जो है उपापचय रूप से निष्क्रिय होती है। बच्चों कहने का मतलब ये है कि संतृप्त वसा की प्रवृत्ति होती है संग्रहित होने की, संचित होने की। तो मैं कह सकता हूं इसकी
संचित जमा होने की, इसकी संचित होने की प्रवृत्ति होती है, जबकि जो बच्चों असंतृप्त वसा है इसकी खर्च होने की प्रवृत्ति हुआ करती है। अगर बच्चों इसकी प्रवृत्ति संचित होने की है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि साहब ये संग्रहित प्रवृत्ति की है, इसका बच्चों नेचर ही क्या है, स्टोर हो जाना। ठीक है बच्चों, इसका काम क्या है, जमा हो जाना। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब ये संग्रहित होने की प्रवृत्ति है, ये बच्चों खर्च नहीं होती, अर्थात ये उपापचय की दृष्टि से निष्क्रिय है। उपापचय की दृष्टि से निष्क्रिय होने का मतलब ये होता है कि साहब ये उपापचय क्रिया में काम नहीं आएगी, बस जमा रहेगी। अर्थात बच्चों ये क्या है, ये उपापचय रूप से निष्क्रिय होती है, जबकि ये जो है ये बच्चों उपापचय रूप से क्या होती है, सक्रिय हुआ करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों घी वगैरह जो है या जो मक्खन होता है, ये घी और मक्खन बच्चों होता है संतृप्त वसीय अम्ल। इसके अलावा जो बच्चों तेल वगैरह होते हैं, सरसों का तेल, इनका तेल, तो बच्चों ये सब किस में आती है, असंतृप्त वसा में आती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बच्चों वसीय अम्ल है, जो बच्चों फैटी एसिड है, यह वसीय अम्ल दो प्रकार के हैं। एक तो बच्चों होता है संतृप्त वसीय अम्ल और एक बच्चों क्या होता है, असंतृप्त वसीय अम्ल। इस प्रकार से बच्चों इसका क्लासिफिकेशन होता है, इस प्रकार से इसका वर्गीकरण हुआ करता है। आगे देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आगे बच्चों बात अपन यहाँ पे करते हैं। जैसे बच्चों लिपिड जो होता है, हम लोग लिपिड को बांट सकते हैं तीन भागों में। लिपिड जो है ये बच्चों तीन प्रकार का होता है। लिपिड तीन प्रकार का होता है। नंबर एक बच्चों यहाँ पर जो है उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड, देखो बच्चों सिंपल लिपिड क्या होता है। सिंपल लिपिड जो है बच्चों उसमें आते हैं, जैसे जो ग्लिसराइड है, वो बच्चों ग्लिसराइड किस में आता है, सिंपल लिपिड में आता है। जो वैक्स, जो बच्चों मोम हुआ करती है, जो मोम होती है, जो वैक्स होती है, वो सिंपल लिपिड में आती है। ठीक है। दूसरा बच्चों यहाँ पे आता है अपने पास में कंपाउंड लिपिड। दूसरा बच्चों कौन है, कंपाउंड लिपिड है। इसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों सिंपल लिपिड कौन सा होता है, जो सिर्फ लिपिड ही हो। दूसरा इसमें आता है कंपाउंड लिपिड। बच्चों कंपाउंड लिपिड जो है, देखो वो कैसे बनता है, याद रखना। लिपिड पार्ट, लिपिड भाग के साथ में जो नॉन लिपिड भाग है, जो नॉन लिपिड पार्ट है, उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। तो हम कह सकते हैं कि लिपिड पार्ट और जो नॉन लिपिड पार्ट है उनके मिलने से क्या बनता है, तो उनके मिलने से बनता है कंपाउंड लिपिड। उनके मिलने से क्या बनता है, कंपाउंड लिपिड बनता है। बच्चों कंपाउंड लिपिड का जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं
जैसे बच्चों फोस्फोलिपिड है, तो फोस्फोलिपिड जो है उसका बच्चों निर्माण किससे होता है? तो हम कह सकते हैं कि साहब फोस्फोलिपिड बनता है एक तो लिपिड पार्ट से, लिपिड भाग तो बच्चों यहां पर है ही है, प्लस नॉन लिपिड पार्ट। और जो बच्चों यहां पे नॉन लिपिड पार्ट है वो कौन है? H3PO4। देखो बच्चों, अगर लिपिड के साथ में H3PO4 आ गया जो कि नॉन लिपिड पार्ट है तो बनता है फोस्फोलिपिड। और जो बच्चों फोस्फोलिपिड है हम कह सकते हैं यह सेल मेम्ब्रेन का घटक है, यह कोशिका झिल्ली का घटक है, यह सेल मेम्ब्रेन का घटक होता है। ये बच्चों इस प्रकार से होता है फोस्फोलिपिड। इस फोस्फोलिपिड के अंदर इसको बच्चों बोलते हैं हेड, ये एक होता है, इनको बच्चों बोलते हैं टेल्स। टेल्स बच्चों कितनी होती है? 2। इसके अलावा हेड जो है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक बोले तो जल्स नहीं, और ये पोलर है, ध्रुवीय है। टेल जो हुआ करती है ये बच्चों होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक और ये नॉन पोलर है, अर्थात ये अध्रुवीय है, जल विरोधी है, जल के साथ नहीं घुलती। हाइड्रोफिलिक जल्स नहीं है, पानी के साथ नहीं करती है, पानी में घुल जाती है। और बच्चों ये ध्रुवीय है। इस प्रकार से जो पूरा का पूरा लिपिड मॉलिक्यूल है हम यहाँ पे कह सकते हैं जो पूरा का पूरा फोस्फोलिपिड है ये होता है एम्फीपैथिक। क्या होता है? एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है? एम्फीपैथिक का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक प्लस हाइड्रोफोबिक, इनको बच्चों मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इनको मिला के हम लोग बोलते हैं एम्फीपैथिक। ये यहाँ पे कंडीशन पाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पे फोस्फोलिपिड क्या है? एक प्रकार का एग्जाम्पल हो गया अपने पास कंपाउंड लिपिड का। देखो बच्चों कंपाउंड लिपिड यहाँ पे वो है जिसका निर्माण जो हुआ करता है वो बच्चों लिपिड भाग के साथ साथ नॉन लिपिड भाग से इसका निर्माण हुआ करता है। समझ रहे बात को? ये सीन है। अब जो फोस्फोलिपिड है बच्चों ये भी 2 प्रकार का होता है। जो फोस्फोलिपिड है ये भी 2 प्रकार का होता है जो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, लेसिथिन और सिफेलिन। ये बच्चों यहाँ पे 2 प्रकार के फोस्फोलिपिड पाए जाते हैं। इनमें से जो बच्चों यहाँ पर लेसिथिन है वो काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। बच्चों लेसिथिन की संरचना इस प्रकार से होती है। फोस्फोलिपिड का एग्जाम्पल क्या है? लेसिथिन, सिफेलिन। जैसे बात करता हूं लेसिथिन की, तो लेसिथिन कुछ इस प्रकार से होता है CH2O COR। ये देखो बच्चों आपके पास में यहाँ पे मैंने शो किया है एक तरीके से ग्लिसरॉल के साथ में एस्टर बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद CH। देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग किसको शो करते हैं? दूसरा जो R है उसको शो कर रहे हैं। ये बच्चों यहाँ पे क्या है? ये देखो बच्चों हम यहाँ पे शो कर रहे हैं इसके साथ में तीसरा एस्टर बॉन्ड। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर जो R3 आता है बच्चों, R3 के रूप में यहाँ पे आता है अपने पास में फोस्फेट। OP डबल बॉन्ड OH O, ठीक है। ये देखो बच्चों यहाँ पर एक तरीके से आप लोग फोस्फेट को इजीली देख सकते हो। अब बच्चों यहाँ पे आता है CH2 की चेन, ठीक है, इस तरीके से आती है CH2 C CH3 CH3 CH3। ये बच्चों आपके सामने जो डायग्राम है एक, या मैं कहूँ जो स्ट्रक्चर है वो है अपने पास में किसकी? लेसिथिन की। थोड़ी सी बच्चों यहाँ पे अपने को एरर करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे CH2 के साथ में N आएगा, सॉरी
यहाँ पे स्ट्रक्चर N भी आएगी, CH2 फिर CH2 फिर N, ठीक है। और बच्चों N के साथ में यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH3। ये बच्चों यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये बच्चों आपको रटनी पड़ेगी, ये बच्चों आपको इसमें लर्न करनी पड़ेगी, या आपको इसमें याद करनी पड़ेगी। अब देखो बच्चों N की वैलेंसी यहाँ पर 3 ही होती है, पर बच्चों यहाँ पे उपसहसंयोजक बंध के द्वारा इस प्रकार से एक CH3 भी और लगा होता है। ये बच्चों स्ट्रक्चर NCERT की है, और बच्चों ये NCERT की स्ट्रक्चर नीट में भी आ चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि नीट में डायग्राम NCERT से उठाते हैं। तो बच्चों वहां पे सिंपल क्वेश्चन आता है कि साहब ये डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसकी है? तो बच्चों ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर वो किसकी है, लेसिथिन की स्ट्रक्चर है, जो आपको याद करनी है। तो लिपिड के बच्चों 3 प्रकार है, सिंपल लिपिड जिसमें सिर्फ लिपिड है, कंपाउंड लिपिड जहां लिपिड के साथ में नॉन लिपिड पार्ट है, जैसे फोस्फोलिपिड, यहाँ लिपिड के साथ में नॉन लिपिड पार्ट के रूप में H2O4 है, ठीक है। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, लेसिथिन और सिफिलिन, ठीक है। देखो बच्चों फोस्फोलिपिड के अंदर एक हेड होता है, 2 टेल होता है, और फोस्फोलिपिड जो है ये बच्चों क्या है, कोशिका झिल्ली का एक घटक है। अब बात करते हैं बच्चों तीसरे प्रकार का लिपिड, जिसको हम लोग बोलते हैं डेराइव लिपिड। हाँ जी, आगे चर्चा करते हैं बच्चों। डेराइव्ड लिपिड, हाँ जी। देखो बच्चों डेराइव्ड लिपिड यहां पर जो हुआ करता है, याद रखना ये क्या होता है, ये ऐसा लिपिड है, लिपिड जो सिंपल लिपिड व कंपाउंड लिपिड के जल अपघटन से बनते हैं। बच्चों ऐसे लिपिड के अणु जो सिंपल लिपिड तथा जो बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो कंपाउंड लिपिड है, उनके जल अपघटन से बनते हैं, उन्हें बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड, या बच्चों उन्हें हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न लिपिड। और इसका जो बच्चों एग्जाम्पल है वो अपने पास में क्या है, स्टेरॉइड। जो बच्चों स्टेरॉइड हुआ करता है वो क्या है, एक प्रकार का आप यहाँ पे कह सकते हो डेराइव्ड लिपिड है। समझ रहे बात को, ये बच्चों यहाँ पे सीन है। अब इसके बाद में अगर आप नेक्स्ट कंडीशन देखो तो बच्चों हम कह सकते हैं कि डेराइव्ड लिपिड का एग्जाम्पल क्या है, ये बच्चों काफी महत्वपूर्ण चीज है। तो डेराइव्ड लिपिड का जो बच्चों एग्जाम्पल है वो आप यहाँ पे ले सकते हो स्टेरॉइड और स्टेरोल्स एंड स्टेरोल्स। स्टेरोल्स कैसे होते हैं, तो बच्चों स्टेरोल्स का अगर आप एग्जाम्पल लो तो साहब कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बच्चों कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक स्टेरोल ही है, एक डेराइव्ड लिपिड है बच्चों। कोलेस्ट्रॉल इस प्रकार से होता है जैसे यूं, ठीक है बच्चों। याद रखना कोलेस्ट्रॉल के अंदर 4 वलय पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर हम कह सकते हैं 4 वलय पाई जाती है। यूं, ये बच्चों यहां पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल की 4 वलय है। तो हम कह सकते हैं कि साहब कोलेस्ट्रॉल जो है ये बच्चों टेट्रा, यहाँ पे क्या है टेट्रा बच्चों, यहाँ पे साइक्लिन है, 4 बच्चों यहाँ वलय पाई जाती है। अगर आप नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे देखना चाहो तो इस तरीके से होता है,
ये बच्चों स्ट्रक्चर आपको अल्टीमेटली याद ही करनी पड़ेगी बच्चों, अल्टीमेटली आपको ये याद ही करनी पड़ेगी इस प्रकार से। ये बच्चों यहाँ पे इस तरीके से आपके पास एक डायग्राम है, डायग्राम कह दो, या आप बच्चों उसको कह सकते हो अपने पास में कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे कौन है, कोलेस्ट्रॉल है। ये बच्चों स्ट्रक्चर आप याद करना भाई। बच्चों स्ट्रक्चर एग्जाम में आ चुकी है, बायोमोलिक्यूल से स्ट्रक्चर एग्जाम में आ चुकी है। लेसिथिन की स्ट्रक्चर आपने बच्चों देखी थी। अब बच्चों इस प्रकार से स्ट्रक्चर किसकी है, कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर है। बच्चों याद रखना कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो है ये बच्चों होती है साइक्लो हेक्सेन। देखो बच्चों यहाँ पे 3 वलय क्या है, 6 कार्बन की वलय है। एक जो बच्चों यहाँ पे वलय पाई जाती है, रिंग पाई जाती है, ये बच्चों यहाँ पे होती है साइक्लोपेंटेन। बच्चों पेंटेन का मतलब क्या है, देखो बच्चों यहाँ 5 कार्बन की वलय है, तो इस प्रकार से यहाँ पे रिंग्स जो है, वलय जो है वो बच्चों यहाँ पे पाई जाती है। ये बच्चों अपने पास में हो गए लिपिड के प्रकार, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, और आप यहाँ बच्चों कह सकते हो ये है डेराइव लिपिड। बच्चों डेराइव लिपिड जो है उसका बच्चों निर्माण हुआ करता है, आप कह सकते हो सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड के जल अपघटन से। हाँ जी, आगे चलते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप का बायोमोलिक्यूल, जिसको आप लोग कहते हो न्यूक्लिक एसिड। बच्चों न्यूक्लिक एसिड के बारे में चर्चा हम 2 जगह पर करते हैं, एक तो 11th के अंदर बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर और 12th के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला चैप्टर। देखिए नेक्स्ट बच्चों अगले टाइप का अपने पास जो यहाँ पे होगा वो होगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये बच्चों यहाँ पर एक नेक्स्ट टाइप का आप कह सकते हो बायोमोलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल इसको बच्चों हम लोग कह सकते हैं। ये तो बच्चों याद रखना न्यूक्लिक अम्ल जो है, ये न्यूक्लिक अम्ल जो है ये बच्चों यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ है। ये क्या है, ये बच्चों यहाँ पे है आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ बच्चों वो होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरी करता है, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये आनुवांशिक पदार्थ है, यह लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है। अब देखो बच्चों जिस प्रकार से आपने कहा था कि साहब प्रोटीन जो है, ये बच्चों प्रोटीन बनती है अमीनो अम्लों से, जो बच्चों कार्बोहाइड्रेट है वो बच्चों किससे बनता है, सैकेराइड से बनता है। बच्चों उसी प्रकार से यहाँ पर जो न्यूक्लिक अम्ल है वो किससे बनता है, वो बनता है न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है ये बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। जैसे बच्चों इस प्रकार से होते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं, बंध के द्वारा जब मिलते हैं, तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड के मिलने से क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। ये यहाँ पे है न्यूक्लियोटाइड। ये बच्चों यहाँ पे क्या है, बंध। बंध बच्चों कौन सा है, ये है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो बच्चों याद रखना न्यूक्लियोटाइड्स जो है, इन न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से निर्माण बच्चों यहाँ पर किसका होता है, बच्चों निर्माण यहाँ पे होता है न्यूक्लिक एसिड का। तो हम कह सकते हैं इसको बच्चों आप ऐसे शो करो डायग्राम को, ऐसे अच्छा लगता है ऐसे। जैसे
ये बच्चों कंप्लीट स्ट्रक्चर कौन है? दिस इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बच्चों यहां पर ये जो आप चीज देख रहे हो ये कौन है? ये बच्चों यहां पर है इस तरीके से है न्यूक्लियोटाइड्स। एंड बच्चों ये यहाँ पे क्या है? बॉन्ड्स बन रहे हैं। बच्चों बॉन्ड्स का नाम क्या है? फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो बच्चों फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। देखो बच्चों न्यूक्लिक एसिड जो है, इस न्यूक्लिक एसिड का निर्माण 3 घटकों से होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये बच्चों न्यूक्लिक एसिड 3 घटकों से निर्मित होता है। ये बच्चों यहां पे 3 घटक कौन से हैं? नंबर 1 पेंटोज सुगर, पहला घटक। नंबर 2 नाइट्रोजन बेस, दूसरा घटक। नंबर 3 फोस्फेट समूह, फोस्फेट ग्रुप, तीसरा घटक। तो हम कह सकते हैं कि सब न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ है। यह लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। बच्चों न्यूक्लिक अम्ल जो है ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है और अनेक न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं फोस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। न्यूक्लिक अम्ल जो है बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण 3 घटक से होता है, पेंटो सुगर, नाइट्रोजन बेस और फोस्फेट समूह। पेंटो सुगर और नाइट्रोजन बेस पहले ये जुड़ते हैं और बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। बच्चों क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। ये दोनों जुड़ते हैं बंध के द्वारा। इसका बच्चों नाम यहां पे हुआ करता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि पेंटो सुगर और नाइट्रोजन बेस ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अब बाद में ये जो बच्चों यहां पर न्यूक्लियोसाइड है, बाद में ये जो यहां पर न्यूक्लियोसाइड है, यह न्यूक्लियोसाइड जुड़ता है किससे? फोस्फेट समूह से। यह जुड़ता है फोस्फेट समूह से और तब जाकर बच्चों निर्माण किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड का। और बच्चों यहां पे न्यूक्लियोसाइड से फोस्फेट समूह जुड़ता कौन से बंध से है? याद रखना फोस्फोएस्टर बॉन्ड से। फोस्फोएस्टर बॉन्ड। इसको बच्चों आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे ये देखो बच्चों यहां पे इस प्रकार से जो आप देख रहे हो ये है एक शर्करा। बच्चों ये है 5 कार्बन की शर्करा। इसका बच्चों नाम क्या है? पेंटो सुगर। ठीक है। इस बच्चों पेंटो सुगर की अगर आप कंडीशन देखते हो तो देखो बच्चों यहां पे ये जुड़ता है नाइट्रोजन बेस। क्या जुड़ गया? नाइट्रोजन बेस। क्या बन गया? पेंटो सुगर से नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, बनता है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ में यहां पे जुड़ता है फोस्फेट समूह। फोस्फेट समूह। अब ये बच्चों क्या बन गया? अब ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। ये बच्चों यहां पे क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो देखो बच्चों यहां पे ये पेंटो सुगर, इससे कौन जुड़ रहा है? नाइट्रोजन बेस। इस बच्चों बंध का नाम क्या है? ये बच्चों यहां पे है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इस पेंटो सुगर से बच्चों कौन जुड़ रहा है? फोस्फेट समूह। ये बच्चों यहाँ पे कौन सा बंध है? ये है फोस्फोएस्टर बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि जब बच्चों न्यूक्लियोटाइड बनता है तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? जब न्यूक्लियोसाइड से जुड़ता है फोस्फेट समूह, और जब इस न्यूक्लियोसाइड से फोस्फेट समूह जुड़ता है तो यह फोस्फेट समूह न्यूक्लियोसाइड के अंदर भी कहां जुड़ेगा? नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा या पेंटो सुगर से जुड़ेगा? तो आप कह सकते हो पेंटो सुगर से जुड़ेगा। ये बच्चों यहाँ पे सीन है न्यूक्लिक अम्ल की इकाइयों की। आगे चर्चा करते हैं।
हाँ जी, तो देखो बच्चों यहाँ पर जैसे आप कह सकते हो ये बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से होती है पेंटोस शुगर। और देखो बच्चों यहाँ पर ये जो पहला कार्बन है इसका नाम क्या है, पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर। बच्चों पेंटोस शुगर में 5 कार्बन होते हैं। ये बच्चों पेंटोस शुगर है जिसका नाम है राइबोज, जो पढ़ाया था मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ओके बच्चों एक होता है राइबोज और बच्चों एक यहाँ पे होता है डीऑक्सी राइबोज। एक तो बच्चों कौन है राइबोज, एक बच्चों यहाँ पे कौन सा है डीऑक्सी राइबोज। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो डीऑक्सी राइबोज में क्या हुआ करता है कि यहाँ पर यहाँ तो बच्चों वही है OH, ये H कौन सा OH और ये H, ये H CH2OH। देखो बच्चों ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन। डीऑक्सीराइबोस में बच्चों क्या होगा, सेकंड कार्बन के ऊपर यहाँ पे OH नहीं होगा बल्कि बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा H ही होगा। तो हम कह सकते हैं ये बच्चों यहाँ फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पर पेंटोस शुगर ही है। और ये जो बच्चों यहाँ पर पेंटोस शुगर है इसका नाम है डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि साहब पेंटोस शर्करा 2 प्रकार की होती है, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। राइबोस शर्करा जो होती है ये बच्चों पाई जाती है किसमें, इन RNA, और जो बच्चों डीऑक्सी राइबोस शर्करा है ये बच्चों पाया जाता है किसमें, इन DNA। तो बच्चों इस प्रकार से शर्करा पाई जाती है। अब नाइट्रोजन बेस की बात करें तो बच्चों नाइट्रोजन बेस जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो बच्चों यहाँ पे होता है प्यूरिन और बच्चों एक यहाँ पे होता है पिरिमिडिन। चलिए अब प्यूरिन बच्चों किस प्रकार से है, बच्चों पिरिमिडिन किस प्रकार से है, उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि साहब किस तरीके से लिपिड के 3 प्रकार होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। और बच्चों हमने बात की है आज न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, कल बच्चों हम न्यूक्लिक एसिड को पूरा करके शुरू करेंगे अपना एंजाइम। थैंक यू।